Hello students, welcome to the third class of Accounting Standard 10, Property, Plant and Equipment. आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे छोटा टॉपिक है और ये लास्ट पार्ट है. सो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे डेप्रिसिएशन, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन decommissioning liability, then derecognition, and then disclosure. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन से. सो स्टैंडर्ड क्या कहता है? डेप्रिसिएशन. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज अ systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. Okay, so what it is a systematic allocation. So basically it is systematic allocation of depreciable amount, okay, and useful life. ये तीन important part है इसमें. okay, इस डेफिनेशन में ये तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है. पहला सिस्टमेटिक एलोकेशन, सो व्हेन वी, दूसरा डेप्रिसिएबल अमाउंट और तीसरा यूजफुल लाइफ. सो जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस. Basic objective of any fixed asset is to be used in the process of production so that revenue can be generated. So then to match the revenue, हम क्या करते हैं? The cost of the asset is charged to profit and loss account in the ratio of the benefit consumed. जिस तरह से उसका benefit consume कर रहे हो, economic benefit जो generate कर रहा है वो asset, उसका benefit जिस तरह से आप consume कर रहे हो, उसको आप P&L में उसी रेशियो में चार्ज करते हैं. सो बेसिकली दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जितना वो एसेट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उससे रिलेटेड उस एसेट का जो इफेक्टिव लाइफ है, जितना खर्च हो रहा है उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उस खर्च को आप पीएनएल के डेबिट साइड में इन द नेम ऑफ डिप्रिसिएशन डालते हैं और उससे जनरेटेड रेवेन्यू पीएनएल के क्रेडिट साइड में थ्रू इनकम रेवेन्यू आता है. सो डिप्रिसिएशन क्या है? बेसिकली चार्जिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स over its useful life. Okay, so when we say systematic allocation, that means there are three. So जब हम systematic allocation कह रहे हैं तो ये that means कि जरूर कोई मेथड है जिसके थ्रू से चार्ज हो रहा है. So accounting standard कहता है there are three methods: straight line method, number 2 is diminishing balance method और third is unit of production method. सो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि जो 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 एसेट आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उसका जो बेनिफिट कंज्यूम हो रहा है वो इवनली थ्रू आउट से यूजफुल लाइफ, हर साल बराबर उसके वैल्यू में डिमिनिशिंग आएगा, रिडक्शन इन द वैल्यू. सो एसेट का वैल्यू इवनली थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ इज स्पेंड आउट, उसको हम पीएनएल में डेबिट करते हैं. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या कहता है कि इवनली नहीं होता है, इट द एसेट्स के इफेक्टिवनेस इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस ईयर ऑन ईयर एंड द रेट ऑफ डिक्रीज इज मोर देन द प्रीवियस ईयर. इसीलिए हम क्या करते हैं हम क्लोजिंग हर साल अलग डिप्रिसिएशन निकलता है जब आप WDV मेथड फॉलो करते हैं. एंड थर्ड इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड. ये ऐसे एसेट्स के लिए है जिनका लाइफ डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कि ये मशीन मुझे 1 करोड़ या 10 करोड़ या 5 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस करके देगा, ये उसका फुल लाइफ है. और अब वो ईयर ऑन ईयर जितना प्रोड्यूस करेगा उसी प्रोपोर्शन में उसका कॉस्ट को हम पीएनएल में एज डेबिट करेंगे. सो व्हेन वी से सिस्टमेटिक एलोकेशन, तो सिस्टम है, देयर इज 3 सिस्टम थ्रू विच वी कैन एलोकेट डिपेंडिंग अपॉन आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट है वो कौन से क्राइटेरिया में सेट होता है, आप वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टिमेट. ठीक है,
ये बेसिकली आप एक एस्टिमेट लगा रहे हो कि किस तरह से आपका एसेट का कॉस्ट पीएनएल में डेबिट होगा, आइदर दिस एस्टिमेट और दिस एस्टिमेट और दिस एस्टिमेट। ओके, सिमिलरली डिप्रिसिएबल अमाउंट किसको पीएनएल में डेबिट करेंगे, डिप्रिसिएबल अमाउंट को हम पीएनएल में चार्ज करेंगे। सो डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या है, डिप्रिसिएबल अमाउंट इज कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड अमाउंट टू बी रिकवर्ड व्हेन द एसेट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जब एसेट का यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा और तब आप जब उसे बेचोगे तो आप कितना पैसा इन उससे रिकवर कर सकते हो, उसके सेल को, उसको कहते हैं रिकवरेबल वैल्यू। ये भी अगेन इट इज एन एस्टिमेट, आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में कितना पैसा आएगा, लेकिन आप एक एस्टिमेट कैलकुलेट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएबल अमाउंट। ओके, सो ये एस्टिमेट हो गया अगेन। एंड थर्ड इज यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ इज एसेट का इफेक्टिव यूजफुल लाइफ, कितने दिन तक हम लोग उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, दैट इज यूजफुल लाइफ। अगेन दिस इज ऑल्सो एन एस्टिमेट। सो स्ट्रेट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, residual value and useful life of an asset are accounting estimate, and this accounting standard says that all these three items should be reviewed every year. So अगर let's say आपने एक asset खरीदा और जब आपने खरीदा उसको तो आपने estimate किया कि उसका useful life 10 years होगा। सो एवरी ईयर आपको उसको रिव्यू करना है कि एक्चुअली में 10 ईयर ही है, क्योंकि आपने एस्टिमेट किया था, एस्टिमेट पे भी सब्जेक्ट टू चेंज। सो लेट्स से आप 3 ईयर्स जब आपने यूज कर लिया, थर्ड ईयर के एंड में जब आप एस्टिमेट रिव्यू कर रहे हैं तो आपने पाया कि यार 10 साल तक मैं इस एसेट को यूज नहीं कर पाऊंगा और 4 साल में ही मैं इस एसेट को मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ, 4 साल तक ही, उसके बाद ये एसेट मेरे लिए यूजफुल नहीं रहेगा, इसका इफेक्टिव यूजफुल लाइफ नहीं रहेगा और ये ज़्यादा प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। देन व्हाट यू हैव टू डू, एसेट का जो भी बुक वैल्यू है उसको नेक्स्ट 4 ईयर में ही आपको डिप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो इसका इम्पैक्ट प्रोस्पेक्टिव लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट को इम्पैक्ट हमें प्रोस्पेक्टिवली लगाना है। सो आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट में इस यूजफुल लाइफ को एवरी ईयर रिव्यू करना है। सिमिलरली रेसिडुअल वैल्यू को भी आप एवरी ईयर रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर रेसिडुअल वैल्यू में चेंज हो जाएगा तो उसका भी इम्पैक्ट आपको अपने बुक्स में लेके आना है। सिमिलरली मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, जब आपने एसेट खरीदा तो आपने ये देखा कि आपका जो एसेट का जो बेनिफिट है वो इवनली एवरी ईयर आपको मिलेगा, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स आप देख रहे हो कि हर ईयर ऑन ईयर सेम बेनिफिट, इवन बेनिफिट नहीं मिल रहा है और वो बेनिफिट फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है और देन आपको ज़रूरत पड़ने पे आपको स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे भी मूव करना पड़ सकता है। तो सिंस इट इज़ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एंड अगर उसमें कोई चेंजेस है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड, उसको अडॉप्ट करना है आपको उस चेंज को। ओके, सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग ऑफ एसेट, कंपोनेंट अकाउंटिंग ऑफ एसेट हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स एसेट के रिस्पेक्ट में, लाइक एरोप्लेन, वेयर प्लेन इज एन एसेट, एरोप्लेन इज एन एसेट बट इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट, है ना। सो फॉर एग्जांपल आप एरोप्लेन ले रहे हैं तो इसके 4 मेन कंपोनेंट हैं, बॉडी, इंजन, देन इंटीरियर्स एंड देन इंस्पेक्शन कॉस्ट। ओके, सो ये 4 कंपोनेंट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है कि अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट विच इज द कॉस्ट ऑफ विच इज सिग्निफिकेंट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एरोप्लेन, लेट्स से बॉडी का कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एरोप्लेन, इफ इट हैज अ सेपरेट यूजफुल लाइफ देन डेप्रिसिएशन हैज टू बी इंडिविजुअल यूजफुल लाइफ के बेसिस पे ही आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे और चार्ज करेंगे। इवन दो आप बैलेंस शीट में सिर्फ एरोप्लेन दिखा सकते हैं और टोटल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं, बट आपको इसका ब्रेकअप मेंटेन करना होगा सो दैट जब फॉर एग्जांपल जब आप इंटीरियर्स को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, जब नया इंटीरियर लगाएंगे तो आपको ओल्ड एसेट को निकाल के नया एसेट ऐड करना है, तो आपके पास ब्रेकअप होना चाहिए। सिमिलरली जब सब्सिक्वेंट इंस्पेक्शन कॉस्ट आप जब ऐड बैक करेंगे कैरिंग वैल्यू में, तो प्रीवियस इंस्पेक्शन कॉस्ट को आपको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ सकता है अगर उसका कुछ बुक वैल्यू है तो, इसलिए आपको इसका ब्रेकअप मेंटेन करके चलना है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि कंपोनेंट अकाउंटिंग होना चाहिए, दैट मीन्स डिप्रिसिएशन भी कंपोनेंट वाइज इंडिविजुअल कंपोनेंट का डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। नाउ क्वेश्चन आता है कि डिप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा।
डेट, स्टार्ट डेट क्या होगा? ओके, सो स्टार्ट डेट इज सिंपल व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर पुट टू यूज। यहाँ पे हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? व्हेन द एसेट इज इन अ लोकेशन एंड कंडीशन so that it can be used as per the expectation of the management, or basically it is ready for put to use. And when we say, अच्छा, और एक पॉइंट है डिप्रिसिएशन में कि डिप्रिसिएशन, द डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट शुड बी charged off to the profit and loss account on the basis of the estimated useful life of the assets. Okay, over the useful life of the assets. ऐसा नहीं है कि आपने एक एसेट खरीदा 1 करोड़ का और उसका 10 ईयर यूजफुल लाइफ है, आपने परचेज डेट को एंट्री किया एसेट में और उसके बाद डिप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं, और 10 साल के बाद या जब भी आप एसेट को बेचोगे पूरा का पूरा अमाउंट पीएनएल में डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एसेट आपको जनरेट कर रहा है रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर उसका बेनिफिट आप पीएनएल में क्रेडिट ले रहे हो, तो ईयर ऑन ईयर उसका कॉस्ट भी पीएनएल में डेबिट होना चाहिए एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, सो अगेन स्टार्ट डेट इज द डेट व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर पुट टू यूज। उस डेट को आपको एसेट को का डिप्रिसिएशन स्टार्ट करना है। डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सिंपल, डेबिटेड टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? व्हेन द एसेट इज यूज्ड एज एन इनपुट फॉर टू जनरेट एन अनदर एसेट। लेट्स से आप एक मशीन यूज कर रहे हैं जिससे कि आपका इन्वेंट्री प्रोड्यूस हो रहा है, देन डिप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट हो गया। या फिर आप कोई एसेट यूज कर रहे हैं फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस और उसके कारण आप एक इंटेंजिबल एसेट जनरेट कर रहे हो, देन द डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज टू पीएनएल, इट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट इंटेंजिबल एसेट। सो बेसिकली इफ इट इज डायरेक्टली यूज, सिंपल कहना है कि अगर वो डायरेक्टली यूज हो रहा है किसी दूसरे एसेट के जनरेशन में, देन डिप्रिसिएशन, एक एसेट अगर यूज हो रहा है तो उससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन भी उस पर्टिकुलर एसेट के कॉस्ट में एड बैक होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया डिप्रिसिएशन। नाउ डिप्रिसिएशन स्टार्ट डेट क्लियर हो गया। डिप्रिसिएशन कब तक चार्ज होना चाहिए? डिप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड एट द अर्लियर ऑफ, कब तक चार्ज करेंगे? व्हेन द एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, एंड सो रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, सेल करने के लिए। हेल्ड फॉर डिस्पोजल मीन्स आपने उसका यूज खत्म कर लिया, पूरा यूजफुल लाइफ यूज कर लिया, और उसको आपको डिस्पोज, सेल करने के लिए आपने या तो उसको रखा है, अभी बेचा नहीं भी है, लेकिन उसको आपने हेल्ड फॉर डिस्पोजल डिक्लेयर कर दिया, तो उस दिन से आपका डिप्रिसिएशन बंद हो जाएगा। और एक्चुअल सेल, एक्चुअल डी रिकॉग्निशन, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए, लेकिन इट शुड बी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। दैट डज नॉट मीन कि आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आइडियल पड़ा हुआ एसेट, और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जब उसका फुल यूजफुल लाइफ यूटिलाइज हो गया है एंड इट इज हेल्ड फॉर सेल, देन आप उसको डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन किसी कारण से अगर एसेट आप यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और आइडियल पड़ा हुआ है एसेट, दैट डज नॉट मीन कि डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। डिप्रिसिएशन इन दैट केस विल बी चार्ज एज नॉर्मल, कोई डिक्रीज नहीं होगा। हालांकि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में ऐसा हो सकता है कि इवन इफ एसेट इज नॉट यूज, क्योंकि वहां पे हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो अगर एसेट यूज नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और उस पीरियड का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये पार्ट था डिप्रिसिएशन, छोटा सा पार्ट था। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। ओके, तो जब हम लोग कॉस्ट ऑफ द एसेट पढ़ रहे थे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हम लोगों ने क्या देखा? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ना, साइट प्रिपरेशन, प्रोफेशनल्स, फ्रेट, ये सारा ऐड किया, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, है ना। यानी ये क्या केस था कि लेट से आप एक ऐसा प्लांट लगा रहे हो, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो लेट से जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हो तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस, पावर प्लांट लगाने का तभी आपको लाइसेंस मिलेगा जब आप गवर्नमेंट को ये गारंटी दोगे कि वंस द पावर प्लांट इज
फुल्ली यूटिलाइज, जब उसका इफेक्टिव यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा, नॉर्मली 50 ईयर्स 60 ईयर्स का पावर प्लांट होता है, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया को आप, जब पावर प्लांट नहीं था और वो जिस तरह का लैंड और सॉइल था वहां, उस तरह का पोजीशन पे आप उसको लाके वापस हैंड ओवर करेंगे। सो आप उसको पूरा प्लांट को वहां से हटाएंगे, डीकमीशन करेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट को वो लैंड हैंड ओवर करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है आपके किसी एसेट के रिस्पेक्ट में कि डीकमीशनिंग के लिए भी प्रोविजन है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट डीकमीशनिंग कॉस्ट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज। ओके, लेट्स से डीकमीशनिंग कॉस्ट आता है 10 करोड़ रुपए, ठीक है। आप आज एस्टिमेट कर रहे हो कि आपका डीकमीशनिंग कॉस्ट 50 साल के बाद 10 करोड़ रुपए का आएगा, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 करोड़ आप एसेट में ऐड कर दोगे जिस दिन आप रेडी टू पुट टू यूज करोगे। तो आप एंट्री क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, DCL, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। एंड देन एवरी ईयर ऑन ईयर आप क्या करोगे, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट टू डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी में आप ईयर ऑन ईयर क्रेडिट करते जाओगे, सो दैट एट द एंड ऑफ 50 ईयर्स आपके पास 10 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी बुक्स में रहेगी और उसके अगेंस्ट आप एक्चुअल एक्सपेंस को नॉक ऑफ करोगे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का। नाउ अगर एक सिचुएशन अराइज होगा कि आपने डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का प्रोविजन तो किया, लेकिन अब वो जो डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का जो प्रोविजन था वो इनसफिशिएंट हो गया, उसमें चेंज आ गया, या फिर मोर देन सफिशिएंट है, दोनों चेंज हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है लाइबिलिटी, डिक्रीज भी हो सकता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सॉरी नॉट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की पॉलिसी आपकी क्या है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या पॉलिसी था हमारे पास, दो ऑप्शन था, वन वाज कॉस्ट मॉडल और सेकंड था रीवैल्यूएशन मॉडल, है ना। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मींस डेट ऑफ बैलेंस शीट, डेट ऑफ बैलेंस शीट को हमारे पास क्या ऑप्शन था इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसेट, या तो हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करें, दैट इज कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे दिखाएं, या फिर उसका फेयर वैल्यू पे दिखाएं, उसको रिवैल्यूड करके दिखाएं। ओके, सो लेट अस टेक द केस ऑफ फर्स्ट कॉस्ट मॉडल। लेट्स से आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इज डन ऑन कॉस्ट मॉडल, ओके। एंड केस वन क्या है कि लाइबिलिटी में इंक्रीज कर गया, इंक्रीज इन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, ओके। सो जो आपने प्रोविजन लिया था इन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का एट द बिगनिंग, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स आप जब उसको रीअसेस कर रहे हो तो उसमें लाइबिलिटी में इंक्रीज आ गया, ओके। सो वो इंक्रीज क्या करेंगे आप, एसेट अकाउंट में डेबिट करोगे टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, ओके। सो क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज किया तो आपको लॉस है, एडिशनल लॉस है, और उसको आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट है, उसको आपने कॉस्ट ऑफ एसेट में डेबिट कर दिया। नाउ एएस क्या कहता है कि जब आप कॉस्ट में आप ऐड करोगे तो क्या होगा, जो उसका बुक वैल्यू होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, कैरिंग वैल्यू जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन ए पर्टिकुलर डेट, लेट्स से बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट वाज 90, ओके, और आपने एडिशनल लाइबिलिटी, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी के इंक्रीज इन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी के कारण 10 इसमें और ऐड किया, तो 100 रुपीज का एसेट का बुक वैल्यू हो गया, ओके। सो बुक ये हो गया उसका कैरिंग वैल्यू, रिवाइज कैरिंग वैल्यू। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर ऐड करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या ये कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा है। सो बेसिकली जब आप ऐड करते हो तो आपको क्या करना है, कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू को मैच करना है, दोनों में डिफरेंस देखना है। इफ बाय एडिंग दिस, ये ऐड करने के कारण कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स रिकवरेबल वैल्यू, कैरिंग वैल्यू मींस बुक वैल्यू ज्यादा हो गया रिकवरेबल वैल्यू से। रिकवरेबल वैल्यू क्या है, रिकवरेबल वैल्यू बेसिकली क्या है कि एसेट्स के यूज से, उस पर्टिकुलर एसेट के यूज से और उसके डिस्पोजल से जो कैश फ्लो जनरेट होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। So present value of cash flow from the used, cash flow generated from the use of its asset and its disposal at the end of its useful life. तो वो हो गया रिकवरेबल वैल्यू। नाउ आप कंपेयर करोगे, नाउ अगर किसी इसके ऐड करने के बाद कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो गया तो आप ये एंट्री तो पास करोगे ही करोगे, लेकिन साथ साथ में आप क्या करोगे, फिर आप इंपेयरमेंट का सिचुएशन अराइज होता है। इंपेयरमेंट क्या होता है, इंपेयरमेंट लॉस क्या हो गया कि व्हेन द कैरिंग वैल्यू इज मोर देन द रिकवरेबल वैल्यू, मींस आपके बुक्स में एसेट का बुक वैल्यू ज्यादा है लेकिन आप
उस एसेट्स से जो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करोगे इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, वो वैल्यू कम है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 है इम्पेयरमेंट का, जो कहता है कि इन दैट केस यू रिकवर एन इम्पेयरमेंट, रिकॉर्ड एन इम्पेयरमेंट लॉस। सो लेट्स से उसका रिकवरेबल वैल्यू इस डेट को, जब बुक वैल्यू 95 है तो रिकवरेबल वैल्यू 100 है, तो रिकवरेबल वैल्यू इज 95। देन आपको क्या करना होगा, देन इन दैट केस आपको इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट को डेबिट करके टू एसेट अकाउंट को 5 रुपए से करना होगा क्रेडिट, सो दैट द कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू द रिकवरेबल वैल्यू विच इज द फेयर वैल्यू। आप कह सकते हो नॉट फेयर वैल्यू बट रिकवरेबल वैल्यू, जो आप उसको रिकवर करोगे मार्केट में। सो अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो और लाइबिलिटी में इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, इन दोनों केस में आपको एसेट एडजस्टमेंट तो एसेट के साथ करना है। लेकिन अगर इंक्रीज के केस में क्या है कि आपको ये देखना है कि उस इंक्रीज के कारण जो एसेट के वैल्यू में इंक्रीज हुआ वो उसके रिकवरेबल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रिकवरेबल वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो उसमें इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है। नाउ सेकंड केस क्या हो सकता है कि डिक्रीज कर गया लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिकमिशनिंग लाइबिलिटी डिक्रीज कर गया, नो प्रॉब्लम, आप प्रोविजन को डेबिट करके एसेट को क्रेडिट कर दो। लेकिन यहां भी एक चीज ध्यान रखना है कि जो डिक्रीज है वो डिक्रीज होने के कारण कैरिंग वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एसेट का बुक वैल्यू था 20, जिस डेट को आप डिकमिशनिंग लाइबिलिटी रिव्यू कर रहे हो, एसेट का बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू 20 है और आपके बुक्स में लाइबिलिटी जो खड़ा था वो लाइबिलिटी कितना है, लेट्स से लाइबिलिटी वाज, डिकमिशनिंग लाइबिलिटी था 50 का इसी डेट को। अब आपने जब रिव्यू किया तो ये लाइबिलिटी 50 की जरूरत नहीं है, आपको 25 ही हो गया, दैट मीन्स आपको इनकम हो गया। अभी आपको कॉस्ट को कम करना है लेकिन बुक वैल्यू कितना है, सिर्फ 20 है, दैट मीन्स आप एसेट को 20 तक ही क्रेडिट कर सकते हैं, बाकी जो 5 रुपए का आपको क्रेडिट देना है वो आपको पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है। यू कैनॉट शो एसेट विद अ नेगेटिव कैरिंग वैल्यू, है ना। सो जो जीरो करने के बाद भी अगर डिक्रीज का पैसा बच जाता है तो उसको आप पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। ओके, सो ये हो गया व्हेन यू फॉलो द कॉस्ट मॉडल। सेकंड केस इज इफ यू फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल। सो रिवैल्यूएशन मॉडल मीन्स रिवैल्यूएशन रिजर्व का केस आता है। सो लेट्स से फर्स्ट सिनेरियो इज, एग्जांपल लेते हैं, डिक्रीज कर गया लाइबिलिटी, डिक्रीज इन डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, डिक्रीज किया, सीधा आप इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर दो। ओके, सो इट बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कभी पिछले सालों में कभी भी आपने पीएनएल में डेबिट किया है, ओके, रिवैल्यूएशन लॉस, पीएनएल में आपने जितना भी डेबिट मारा है रिवैल्यूएशन से रिडक्शन, अगर ऐसा है तो पहले उस लॉस पीएनएल में इसको लेके जाएंगे और जो एक्सेस पैसा बचेगा उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग रिवैल्यूएशन के केस में करते थे, इंक्रीज उसके बाद सब्सिक्वेंट डिक्रीज, है ना, या फिर डिक्रीज, डिक्रीज को हम पीएनएल में डेबिट करते थे, उसके बाद सब्सिक्वेंट इंक्रीज, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में अगर इंक्रीज होता था तो हम क्या करते थे, पहले पीएनएल को एडजस्ट करते थे, बाद में रिवैल्यूएशन रिजर्व लेके जाते थे। तो यहाँ कहता है कि आप डिक्रीज किया लाइबिलिटी, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इन लाइबिलिटी डिक्रीज किया, जो इनकम अराइज हो रहा है उसको आप सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाओ। लेकिन आप ये चेक करो कि पहले कभी उस एसेट से रिलेटेड आपने कुछ पीएनएल में डेबिट किया है क्या ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। अगर किया है तो पहले पीएनएल में आप एडजस्ट करोगे ये डिक्रीज इन लाइबिलिटी से जो अमाउंट बच रहा है आपको, उससे एक्सेस पीएनएल में डेबिट करने के बाद, क्रेडिट करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसको आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाएंगे। सेकेंड केस क्या हो सकता है, जब लाइबिलिटी में इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, इंक्रीज इन डीकमिशनिंग लाइबिलिटी यहाँ पे क्या कहता है, इट इज सिंपली टेकन टू पीएनएल अकाउंट। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, सिंपल है, इट शुड बी डायरेक्टली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अगर उससे रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट पड़ा हुआ है तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में डेबिट मारेंगे और उसके बाद पीएनएल में डेबिट लेके जाएंगे। तो लाइबिलिटी इंक्रीज किया, कॉस्ट के केस में हम क्या कर रहे थे, जब हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे एसेट अकाउंट में डेबिट कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ओके, प्रोवाइडेड देयर इज नो रिवैल्यूएशन क्रेडिट
ऑन अकाउंट ऑफ दिस एसेट। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में इस अकाउंट से रिलेटेड कोई क्रेडिट एंट्री पड़ा हुआ है, क्रेडिट अमाउंट पड़ा हुआ है, तो पहले उसको राइट ऑफ करेंगे इस इंक्रीज से, और उसके बाद भी अगर अमाउंट बचता है तो उसको हम लोग P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। सो ये था डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग एंट्री इन चेंज इन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। थर्ड इज रिटायरमेंट ऑफ एन एसेट। नाउ एन एसेट, हम लोगों ने देखा कि डिप्रिसिएशन सीज टू एग्जिस्ट व्हेन द एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड इज हेल्ड फॉर सेल। वैसे एसेट्स को हम बुक में कैसे दिखाएंगे? जो एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड इज हेल्ड फॉर सेल। ओके, सो एसेट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर सेल, इसको बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे? इट शुड बी शोन एट लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू, दैट इज बुक वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू, या फिर रिकवरेबल वैल्यू एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, द वर्ड इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज सेल माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लोअर ऑफ दिस टू। नाउ एवरी ईयर हम इसको रिव्यू करेंगे बैलेंस शीट डेट को, और अगर उसमें कोई चेंज आता है ईयर ऑन ईयर, पिछले साल मेरा जो वैल्यू था बैलेंस शीट में उससे नेक्स्ट ईयर में जो चेंज आ गया, उस चेंज को हम कैसे एसेट में एडजस्ट करेंगे? थ्रू P&L अकाउंट, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसको P&L अकाउंट में हम लेके जाएंगे। सो ये हो गया केस ऑफ रिटायरमेंट। सेकेंड पार्ट इज डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन कब होता है? व्हेन द एसेट इज एक्चुअली सोल्ड और व्हेन नो इकोनॉमिक बेनिफिट इज likely to arise from the use of the asset or its disposal. ठीक है, when do derecognition happen? When the carrying amount of an asset, sorry, when the carrying disposal happen, when on the actual sale or when no economic benefit is expected to arise from the use of its asset or its disposal. अगर ये सिनेरियो है, then we do recognition, derecognition of an asset. Derecognition is simply asset account को क्रेडिट करेंगे, सेल किया, जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसमें सिंपल केस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। डिरिकॉग्निशन के टाइम पे सेल कर रहे हैं या फिर एसेट को एज इट इज बुक से निकालना है आपको, जैसे भी, तो क्या करोगे? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अराइज हुआ उसको आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ कम्स डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर को आप तीन पार्ट में पढ़ो। वन इज जनरल डिस्क्लोजर, सेकेंड इज additional disclosure, and third is related to revaluation, revalued assets के रिस्पेक्ट में डिस्क्लोजर क्या क्या करना पड़ता है। ओके, सो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बेसिकली थियोरेटिकल है। आपको क्या क्या इसमें बताना है? आपको बताना है कि व्हाट इज योर बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मींस आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन का मेथड क्या है वो बताना है। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट बताना है। नाउ ये आपको इंडिविजुअल क्लास ऑफ एसेट के रिस्पेक्ट में बताना है, हर क्लास ऑफ एसेट के रिस्पेक्ट में बताना है कि आपने उनके रिस्पेक्ट में मेजर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आप कौन से मॉडल से करते हो, कॉस्ट मॉडल से करते हो या रिवैल्यूएशन मॉडल से करते हो। डिप्रिसिएशन मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट क्या है? और इन केस द यूजफुल राइट्स इज डिफरेंट, ओके, अगर चेंज आता है तो उस चेंज के बारे में बताना है। देन आपको एक रिकंसिलेशन दिखाना है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, उसमें कितना एडिशन हुआ, कितना डिलीशन हुआ, मीन्स कितना रिटायर्ड हुआ, ऐड हुआ, लेस हुआ। देन डिप्रिसिएशन, एडिशन पे डिप्रिसिएशन कितना है उसको सेपरेटली दिखाना है, जो डिलीशन गया उस पर डिप्रिसिएशन कितना है वो दिखाना है सेपरेटली। इम्पेयरमेंट अगर लॉस हुआ तो वो दिखाना है, इम्पेयरमेंट गेन हुआ तो वो दिखाना है। सारा कुछ इंडिविजुअल एसेट, क्लास ऑफ एसेट के रेस्पेक्ट में आपको एक रिकंसिलेशन बनाना होगा कि ओपनिंग वैल्यू कितना था, कितना एडिशन हुआ साल में, उसके बाद कितना डिलीशन हुआ, कितना इम्पेयरमेंट हुआ। इंडिविजुअली सारे डिटेल्स को आपको देना है। ये थियोरेटिकल है, जस्ट स्टैंडर्ड में मेंशन है, नोट्स में मेंशन है, इसको याद करना होगा। एडिशनल डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टाइटल डीड, और ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन बताना पड़ेगा बैलेंस शीट में। लास्ट कब रिवैल्यूएशन किया था वो बताना होगा। वैल्यूअर का डिटेल्स बताना होगा कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है या खुद से किया, क्या क्या एजम्पशंस अप्लाई किए थे, ये सारे डिटेल आपको देने पड़ सकते हैं। सो बेसिकली ये थियोरेटिकल है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन इससे जरूर
पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट बेस कुछ नहीं है डिस्क्लोजर में। डिस्क्लोजर इज बेसिकली थियोरेटिकल, सो जो एज पर नोट्स जो जो पॉइंट है उनको याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, सो अभी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।